हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी लाइट एब्जॉर्प्शन की ग्राफिकल स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक और ग्राफ पर ज़रा स्टडी करें, समझें इसे। लाइट एब्जॉर्प्शन एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो वही ग्राफिकल स्टडी सेम, ये विव की ओर है। क्या है? विव की ओर। क्लियर? ऑब्वियसली अपन ने क्या कहा था कि ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कहा जाए तो ये 400 nm की वेवलेंथ है और यहाँ 700 nm का वेवलेंथ। अब यहाँ पर एक ग्राफ है एब्जॉर्प्शन का और एक है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एब्जॉर्प्शन के नाम पर अगर अपन देखें तो यहाँ एक ग्राफिकल स्टडी आपको दिखाई गई है। ये ब्लू पर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का ग्राफ है और फिर रेड पर एब्जॉर्प्शन का ग्राफ है। ठीक है, ब्लू पॉइंट एंड रेड। तो ये इस तरीके से एक ग्राफ एक्सप्लेन किया जा रहा है आपके सामने। तो ये तो एब्जॉर्प्शन का ग्राफ हो गया। अब ध्यान दो, एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके के ग्राफ पर बात करी है। ठीक है, ऐसे इस तरीके का आप 3rd नंबर का ग्राफ देखोगे तो ऐसा नजर आएगा। ओके, अब ये है ब्लू लाइट और ये कौन सी है? रेड लाइट। तो ब्लू में इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नज़र आ रहा है ये, और ये है रेड। तो ये ब्लैक कलर है। क्या ब्लैक कलर का ग्राफ है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की रेट। और जो ब्लू कलर का ग्राफ है वो ये दिखा रहा है कि एब्जॉर्प्शन, लाइट एब्जॉर्प्शन। ये तो लाइट एब्जॉर्प्शन और ये रेट का है, ब्लैक वाला। अगर आप ध्यान से एनसीईआरटी को देखते हो तो कायदे से ग्राफ ब्लू के पॉइंट पर अपर साइड में। तो ग्राफ से अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट देखता है तो वो ये मान के चलेगा कि ब्लू लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, लेकिन सच ये नहीं है। क्योंकि अपन लोगों ने जब लाइट लिखी थी यहाँ पर तो मैंने आपको लिखाया है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम इन रेड लाइट। लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। क्लियर? तो फिर आप इस कंसेप्ट को जस्टिफाई कैसे करोगे जबकि एनसीईआरटी आपको कुछ और कहना चाह रहे हैं? तो ध्यान दो, एक्चुअली ना तो ये ग्राफ गलत है और ना ही अपना कोई कंसेप्ट गलत है। हम आपको एक सरल से एग्जाम्पल से इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान के चलो कि एक बाइक है स्प्लेंडर। ठीक है, स्प्लेंडर बाइक है। ये 2 लीटर पेट्रोल में चलती है 70 किलोमीटर। ठीक है, 2 लीटर 70 को। और एक है बुलेट जो बाइक है ये चलती है 1 लीटर में, नहीं 1 लीटर में तो चलती है ये 60। ठीक है, और बुलेट चलती है 2 लीटर में
70 किलोमीटर, सही एवरेज है। स्प्लेंडर 1 लीटर में 60 किलोमीटर चलती है, बुलेट 2 लीटर पेट्रोल में ये 70 किलोमीटर चलती है। तो रेट किसकी ज़्यादा है, यानी कि एवरेज किसका अच्छा है? तो एवरेज ओबियसली आप कहोगे कि यहाँ पर स्प्लेंडर का अच्छा है, जबकि स्प्लेंडर 60 किलोमीटर चला है, बुलेट जो है 70 किलोमीटर चला है। तो आप ऐसे ही मान लो। तो ये एब्जॉर्प्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस का इनपुट है, और रेट क्या है? आउटपुट। तो कह सकते हैं कि यहाँ आप देखो, ये एब्जॉर्प्शन मान के चलो 2 लीटर है ना, क्या है? 2 लीटर, ओके। और ये चला कितना है? 70 किलोमीटर, ठीक है। और ये क्या है? 1 लीटर, एब्जॉर्प्शन कम हुआ है, और ये चला है 60 किलोमीटर, यानी कि 60 का ग्राफ 70 से नीचे हुआ कि नहीं? ठीक है। एक्चुअली वास्तविकता ये है कि रेट का जो डिसाइड किया जाता है वो सिर्फ इस ग्राफ के बेसिस पर नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर जो डिसाइड किया जाता है वो एब्जॉर्प्शन और जो प्रोडक्टिविटी आ रही है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है उसके बेसिस पर है। तो आउटपुट और इनपुट का जो रेशो होता है वो एक्चुअली यहाँ पर रेट को दर्शाता है। तो वही चीज है, ब्लू लाइट में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ है और इस वजह से वहाँ एज कंपेयर थोड़ा स्लाइटली प्रोडक्ट ज़्यादा बना है, लेकिन यहाँ इनपुट कम है, एब्जॉर्प्शन कम है और प्रोडक्ट उसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा बन रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई इन रेड लाइट, ठीक है। तो ये लीटर का कंसेप्ट यहाँ से हटा देते हैं। इज़ दैट क्लियर? ये हमने आपको समझाने के लिए लिया है। तो ये अब हम सरल भाषा में यहाँ कह सकते हैं कि रेड लाइट represent maximum rate of photosynthesis while blue light spectrum represent maximum absorption। ब्लू लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन रेट किसकी ज़्यादा है? रेड लाइट की, ठीक है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगर पूछा जाए तो ब्लू एंड रेड आप बताना, और अगर आपसे पूछा जाए एक्शन स्पेक्ट्रम तो फिर रेड एंड ब्लू बताना। ऐसे क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में भी हैं, आप जरा ध्यान से देखना उनको, ठीक है। अब हम आपको ले चलते हैं LHC में। अब बात आपको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की समझ में आएगी। LHC क्या है? LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं जिस रास्ते से आपको लेकर आया हूँ वो परफेक्ट रास्ता है। पहले मैंने आपको लाइट की बात बताई, फिर मैंने आपको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ना, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं LHC
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, तो पहले समझें आप, उसके बाद लिखने पढ़ने की बात होगी। अब समझ लो, सनलाइट आती है, सनलाइट में 7 रंगों के प्रकाश। आज की डेट में आप ये बात समझ लीजिए कि पौधों की पत्तियों में अगर अलग अलग रंगों के वर्णक हैं तो उसकी वजह सनलाइट है। क्या है? सनलाइट, सूरज की रोशनी। क्योंकि उस सनलाइट के अंदर जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसमें 7 रंग हैं। प्लांट को उन 7 कलर यानी कि विजिबल लाइट से अपने लिए एनर्जी ऑब्टेन करनी है और उसी एनर्जी को वो कहीं ना कहीं अपने फोटोसिंथेसिस में उपयोग करते हैं। जैसे कहा जाता है कि जितना भी रेडिएशन होता है उसका 2 to 10% फोटो एक्टिव रेडिएशन माना जाता है या फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन माना जाता है, PAR कहते हैं। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि 1% फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। ठीक है, अब उसमें जो विजिबल लाइट है वो विजिबल लाइट के 7 रंगों को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको अलग अलग पिगमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर पिगमेंट हर कलर के प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। उसे अलग अलग रंग को एब्जॉर्ब करना है तो स्वयं उसे अलग अलग रंगों में बदलना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहा जाता है आवश्यक वर्णक है, जिसे हम अभिक्रिया केंद्र कहते हैं, रिएक्शन सेंटर कहते हैं, जबकि बाकी अन्य क्लोरोफिल, कैरोटीन, जेंथोफिल, फाइकोब्लिन्स, ये सब सहायक वर्णक और इनके रंग भी अलग अलग होता है। तो अलग अलग रंगों के प्रकाश को अलग अलग वर्णक अपनी क्षमता के अनुसार एब्जॉर्ब करते हैं और उस एब्जॉर्बिंग फोटोन एनर्जी को रेजोनेंस के प्रोसेस से वो रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाता है ऐसे, और वो रिएक्शन सेंटर फिर आगे इलेक्ट्रॉन ETS कंप्लीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, उससे एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी से फिर ATP बनाने की प्रोसेस होती है, वो हम आगे आपको बताएंगे। अभी तो ये समझ लो कि पिगमेंट आखिर इतने क्यों होते हैं प्रकार के, उनके रंग अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें विबग्योर को एब्जॉर्ब करना है ना। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स समझिए, ये है एक क्लोरोफिल A, ठीक है, ये, और ये बाकी क्लोरोफिल A है। क्लियर? अब हम बात करें कि ये क्लोरोफिल B है। क्लियर? लाइक दिस, कुछ ऐसे, ठीक है। ये अब ये B हो गया। अब फिर कौन है? कोई दूसरा पिगमेंट हो सकता है, ठीक है, अलग अलग पोजीशन में ये अरेंज होता है। अब हम कैरोटीन को मान लेते हैं, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स का अरेंजमेंट हो सकता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसमें कहा जाता है कि बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंस होते हैं और
इस तरीके से अरेंज्ड होता है। मान के चलो कि ये कौन है, ये है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, इसे कहेंगे अभिक्रिया केंद्र। क्या? अभिक्रिया केंद्र। क्लियर? रिएक्शन सेंटर। इसे मान लेते हैं क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ये बी है, और ये फाइकोब्लेंस है। ये है कैरोटीनॉइड। ठीक है, ये कैरोटीनॉइड्स, ये इस तरीके से अरेंज्ड। अब ये कौन है? ये है सनलाइट। क्या है? सनलाइट है ना। ये सनलाइट किस फॉर्म में अरेंज्ड है? 7 रंगों में। एक, इस 7 रंगों का प्रकाश, दो, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और 7। मतलब ये विबग्योर के फॉर्म में है। किस फॉर्म में? विबग्योर। विबग्योर के फॉर्म में ये विजिबल लाइट। क्या है? विजिबल लाइट। कौन है ये? दिस इज विजिबल लाइट। ठीक है, ये विबग्योर के फॉर्म में इन पर पहुंच रहा है। तो ये तो नेसेसरी हो गया। इन सभी को हम कहेंगे क्या? एंटीना पिगमेंट। पिगमेंट, एंटीना पिगमेंट्स, और इसे कहेंगे अभिक्रिया केंद्र। तो इसमें 2 मुख्य चीजें हैं, 1 और 2। इन्हीं को हम कहते हैं सहायक वर्णक। क्या? सहायक वर्णक। इसी को कहते हैं आवश्यक, वो एसेसरी पिगमेंट, और ये है आवश्यक वर्णक। ये सहायक नहीं है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन सहायक वर्णकों के बिना काम चल जाएगा। जैसे एक सरल सी बात समझिए, इसमें एंटीनी शब्द यूज करा, एंटीना। जैसे हमारा डिश एंटीना होता है, डिश एंटीना के अंदर आप देखते हो कि आप रिमोट के जरिए 200, 300, 400, 500 चैनल देख पाते हो। टीवी एक ही है, आपको उसी एक टीवी के ऊपर आपको 200 चैनल देखना है। ठीक है, तो एंटीना कर क्या रहा है? एंटीना 200 अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है एट ए टाइम, एक ही समय में, और वो वेवलेंथ पहुंचाई जा रही हैं आपके टीवी पर, मतलब रिएक्शन सेंटर पर, मतलब अभिक्रिया केंद्र पर। तो जब आप रिमोट के जरिए चैनल चेंज करते हो तो इसका मतलब होता है कि आपने वेवलेंथ चेंज की है, और जैसे ही आप वेवलेंथ चेंज करते हो तो एंटीना से एक अलग टाइप की वेवलेंथ आपके पहुंचती है टीवी पर,
और अलग अलग वेवलेंथ पर प्रसारित हो रहे होते हैं अलग अलग प्रोग्राम, और इसीलिए आप टीवी पर अलग अलग टाइप के प्रोग्राम अलग अलग चैनल्स के जरिए देख पाते हो। समझ गए? तो वैसा ही काम है, एनर्जी इन सब के अंदर एब्जॉर्ब होनी है टोटल विबग्योर की, और अल्टीमेटली उसे पहुंचाना कहाँ है? अभिक्रिया केंद्र पर। तो समझिए कि यहाँ टोटल विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है इनके जरिए, और फिर यहाँ से जो लाइट जाएगी वो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, जैसे मान के चलो यहाँ इससे यहाँ, ठीक है, इससे यहाँ, इससे यहाँ, इससे भी यहाँ, फिर ये इसको ट्रांसफ़र करेगा, इसको ट्रांसफ़र ये करेगा, ठीक है। अब ये जो एनर्जी आ रही है अल्टीमेटली ये इसको ट्रांसफ़र हो गई है ना, अब इसने भी इसको ट्रांसफ़र कर दिया, अब अल्टीमेटली ये एनर्जी यहाँ आ गई, इसने भी ट्रांसफ़र कर दी। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी क्या हो रही है? अब एक ही सेंटर पर पहुँचाई जा रही है। ऐसे सब जगह की जो फोटोन एनर्जी है वो अभिक्रिया केंद्र तक पहुँचाई जा रही है। जब सफिशिएंट एनर्जी यहाँ पहुँच जाती है तब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। आप जानते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। जैसे ही सफिशिएंट एनर्जी फोटोन एनर्जी पहुंचती है तो इसे अपन क्या कहेंगे? फोटोन एनर्जी। ये क्या है? फोटोन एनर्जी। ये ट्रांसफ़र हो रही है कहाँ तक? अभिक्रिया केंद्र तक। और फिर इलेक्ट्रॉन ग्राही यौगिक इसे रिसीव कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को, और फिर ये इलेक्ट्रॉन दूसरे सिस्टम की ओर मूव कर जाएगा। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन साइक्लिक फॉर्म में चलता है तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन कहलाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन वो नॉन साइक्लिक पाथवे में मूवमेंट करता है तो उसे हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन कहते हैं। अभी तो एलएससी के जरिए सिर्फ हमें ये समझना है कि आखिर एक प्लांट की जो लीव्स हैं वो किस तरीके से एक दृश्य प्रकाश की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लोरोफिल ए के बेसिस पर आप इस चीज़ को ठीक से समझ पा रहे होंगे। क्लियर? यहाँ से आगे क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन का फिर फोटोफॉस्फोरेशन प्रोसेस होती है, तो उसे हम फोटोफॉस्फोरेशन कहते हैं। तो वो आगे आपको समझ में आएगा। अभी तो आप ये समझ लो कि टोटल विबग्योर की एनर्जी को अलग अलग पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं और रेजोनेंस के प्रोसेस से उस फोटोन एनर्जी को वो रिएक्शन सेंटर पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। सफिशिएंट एनर्जी जब क्लोरोफिल ए तक पहुंच जाती है तब वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करता है और अपर ऑर्बिट में जाके किसी अन्य इलेक्ट्रॉन ग्राही के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियलिटी के बेसिस पर, रेडॉक्स प्रोसेस के बेसिस पर ये आगे की तरफ साइक्लिक या नॉन साइक्लिक पाथवे में मूवमेंट करेगा। अब ये जो एलएससी हैं इसमें कहा जाता है कि हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट, सैकड़ों वर्णक होते हैं। क्या? सैकड़ों वर्णक इसमें प्रेजेंस होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स बाउंड टू प्रोटीन, एनसीईआरटी ने ऐसे लिख रखा है, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स बाउंड टू प्रोटीन। ये डिफरेंट प्रोटीन को बाउंड करते हैं और इस तरीके से एक एलएससी का फॉर्मेशन करते हैं। अब वो एलएससी क्या है? एलएससी यहाँ पर दो तरीके के बताए गए, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड। हर सिस्टम के अंदर सैकड़ों वर्णक होते हैं, नो डाउट। उनमें भी क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा। अब कौन सा एलएससी किस वेवलेंथ पर ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है उसके बेसिस पर उन्हें हमने दो नाम दिए हैं। एक है पीएस फर्स्ट जो 700 nm पर ज़्यादा एक्टिवेट होता है,
और दूसरा है पीएस सेकेंड, वो एक्टिवेट होता है आपके 680 nm पर। ठीक है, ये चीज़ तो समझे। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। फोटोकेमिकल प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस समय अब मैं शॉर्ट फॉर्म लूंगा, LHC में उपस्थित सैकड़ों सहायक एवं आवश्यक वर्णक दृश्य प्रकाश में स्थित विबग्योर को अवशोषित करते हैं। क्लियर? अवशोषित करते हैं सभी सहायक एंटीना वर्णक अवशोषित प्रकाश ऊर्जा को रेजोनेंस अनुनाद की क्रिया द्वारा अभिक्रिया केंद्र
अभिक्रिया केंद्र अर्थात क्लोरोफिल ए तक स्थानांतरित करते हैं। जिससे यह सक्रिय होकर अन्य इलेक्ट्रॉन ग्राही यौगिकों तथा साइटोक्रोम से होता हुआ चक्रीय अथवा अचक्रीय मार्ग में अभिगमन करते हैं। ठीक है, जिससे एटीपी बनती है। एटीपी बनाई जाती। अब वो कैसे बनती है वो मैं आपको बताऊंगा। केमियोस्मोटिक थ्योरी के द्वारा एटीपी के प्रोडक्शन की बात बताई जाती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभी फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोकेमिकल इसलिए क्योंकि इसमें लाइट की डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है और डिफरेंट केमिकल्स तो हैं ही, है ना, क्योंकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी एक केमिकल है। इस समय LHC में उपस्थित सैकड़ों सहायक वर्णक एवं आवश्यक वर्णक विजिबल में जितना भी एनर्जी होती है उसे अब्जॉर्ब करते हैं। सभी एंटीना वर्णक अवशोषित को अनुनाद की प्रक्रिया रेजोनेंस की प्रोसेस से उसे LHC तक पहुंचा देते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स तक भेज देते हैं। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि रिएक्शन सेंटर अभिक्रिया केंद्र, जब वो अभिक्रिया केंद्र तक पहुंच जाता है तो फिर ऐसी परिस्थितियों में यहाँ पर क्या होता है कि उसके बाद ये LHC यहाँ पहुँच जाता है और यहाँ पहुँचने के बाद में यहाँ से ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ग्राही जो कंपोनेंट हैं उनमें मूव करता है। अब वो साइक्लिक फॉर्म में है या नॉन साइक्लिक फॉर्म में है, इस हिसाब से वो आगे की तरफ मूव करता है। इज दैट क्लियर? ओके, अब यहाँ कहा गया है कि इसमें ये अब क्या होगा? अच्छा, प्रकाश ऊर्जा का 2 से 10% भाग PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन
एक्टिव रेडिएशन कहलाता है। इसी से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने कहा है LHC दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। आपका PS फर्स्ट एंड PS दो प्रकार के होते हैं। एक है PS फर्स्ट, इसको कहते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, तथा PS सेकेंड मतलब फोटो सिस्टम सेकेंड। अच्छा, अब इनमें फर्स्ट और सेकेंड नाम कैसे दिए गए, इस पर भी एनसीईआरटी ने चर्चा की। तो कहा जाता है कि PS फर्स्ट और PS सेकेंड, इसके जो नाम हैं वो इनकी डिस्कवरी के बेसिस पर। ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है उसमें PS फर्स्ट पहले आएगा, PS सेकेंड बाद में आएगा, ऐसा नहीं। तो कह सकते हैं इनका नामकरण इनकी खोज के क्रम पर आधारित है। PS फर्स्ट 700 nm की प्रकाश पर अधिक सक्रिय होता है जबकि PS सेकेंड 680 nm प्रकाश पर सक्रिय होता है। ठीक है, सक्रिय होता है। अलग अलग वेवलेंथ पर एक्टिवेट होते हैं। इनमें पिगमेंट अलग अलग रेशियो में पाए जाते हैं। ठीक है, सक्रिय होता है। ठीक है, ये इन्हें हम कहते हैं LHC लाइट हार्वेस्ट कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड सेकेंड। लगभग पिगमेंट सेम ही होते हैं, बस ये है कि अगर PS फर्स्ट पर एक्टिवेट 700 nm पर एक्टिवेट हो रहा है तो PS फर्स्ट है, और अगर 680 nm पर एक्टिवेट हो रहा है तो वो PS सेकेंड कहलाएगा, है ना। तो ब्लू एंड रेड में ये कहीं ना कहीं ब्लू को एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरे तरीके से रेड में एक्टिवेट होते हैं। तो ये चीज़ है, इसे हम कहते हैं LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ऐसे क्लियर। तो क्लोरोफिल ए के अतिरिक्त बाकी सारे जो पिगमेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीना पिगमेंट, यानी कि
सहायक वर्णक, जबकि एक मॉलिक्यूल जो सिंगल है उसी को हम अभिक्रिया केंद्र कहते हैं, है ना। एक बार फिर से इस बात को क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्लोरोफिल ए का एक अणु अभिक्रिया केंद्र की तरह कार्य करता है, जबकि अन्य सहायक वर्णक की तरह कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। क्लियर ये चीज। अन्य जो वर्क करते हैं वो एक्चुअली एज ए एंटीना पिगमेंट वर्क करते हैं, ठीक है ये चीज़। अब मैं आपको यहाँ से देखो लाइट बता दी मैंने, पिगमेंट बता दिए, हमने आपको ग्राफिकल स्टडी बता दी, है ना। अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं एक छोटा सा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, और वो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके से, मतलब प्रकाश संश्लेषी उपकरण, है ना, प्रकाश संश्लेषी उपकरण। तो इस पर थोड़ी चर्चा हो जाए। प्रकाश संश्लेषी उपकरण, है ना। उपकरण, हालांकि आपसे मैं कहूँगा कि क्लोरोप्लास्ट आप एक बार पढ़ लें, वही उपकरण है, कोई अलग से यहाँ नहीं एक्सप्लेनेशन की गई, तो वही चीज़ें है ना। हालांकि इसमें इस जगह पर थोड़ा सा उन्होंने अलग टाइप का डायग्राम बनाया है। क्या, प्रकाश संश्लेषण जो एपरेटस है उसका, फोटोसिंथेसिस एपरेटस, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वर्णक। तो इन्होंने कुछ इस तरीके का एक डायग्राम बनाया है, ऐसे सरल सा। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर बता रहे हैं। इसके अंतर्गत यहाँ इन्होंने कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं। ऐसे
ऐसे ये, और इसमें यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रॉपलेट्स, वो स्टार्च पार्टिकल दिखाए गए, स्टार्च पार्टिकल, ठीक है। इसी में कुछ लिपिड ड्रॉपलेट्स की भी बात करी गई है, लिपिड ड्रॉपलेट्स, है ना, ऐसे। इसमें इसका स्वयं का डीएनए भी होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, है ना। तो ये ऐसे, तो ये तो हो गई इसकी आउटर membrane, clear, and this is intermembranal space, this is inner membrane, क्लियर। और ये है इसका स्ट्रोमा रीजन, स्ट्रोमा, यहाँ होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। और ये है ग्रेनम, क्या है, ग्रेनम, यहाँ होती है लाइट रिएक्शन, क्या, लाइट रिएक्शन, क्लियर। और ये हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स, क्लियर। दिस इज जीनोम, टीएस डीएनए, ओके। ये हैं स्टार्च ग्रेन्यूल, ठीक है, ग्रेन्यूल, भोजन संग्राहक, संग्राहक, ऐसे। एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स हो गए, इसे कहते हैं इंटरग्रेनम लैमेली, इंटरग्रेनम लैमेली, ये इसी को स्ट्रोमा लैमेली के नाम से भी जानते हैं, है ना, ऐसे, स्ट्रोमा लैमेली, ऐसे, ये चीज। इसका जो एक हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड थैलेकॉइड, क्या, थैलेकॉइड। और ये थैलेकॉइड कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स, क्या, पिगमेंट्स, वो हो सकते हैं आपके क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, हैं, कैरोटीनॉइड्स, etc। ये सारे पिगमेंट इसके अंदर थैलेकॉइड में प्रेजेंस हो सकता है, इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है फोटोसिंथेटिक apparatus, मतलब ये है क्लोरोप्लास्ट। मैंने ये क्लोरोप्लास्ट आपको दोबारा से एक्सप्लेन किया है, याद करिए। ये क्लोरोप्लास्ट जो apparatus था, ये हम लोगों ने जब साइटोलॉजी स्टडी की थी उस टाइम इसे हमने स्टडी किया था, इज दैट क्लियर। ये रिएक्शन है ना, ऐसे, चलो पूरा लिख देते हैं, रिएक्शन। तो ये कहीं ना कहीं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है, फोटोसिंथेटिक apparatus है, और ये LHC है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC, इज दैट क्लियर।
तो ये आपको बातें समझ में आ रही होंगी, अच्छे से समझ लें। यही चीज़ हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी जगह आपके ये काम आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ से मैकेनिज़्म में हम लोग एंटर होंगे। मैकेनिज़्म के नाम पर हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन के अंदर ही हम पढ़ने जाएंगे केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। तो देखो, अब आपके लिए अगला जो लेक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट। नो डाउट फिजियोलॉजी में दो टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, एक रेस्पिरेशन, दूसरा फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में इम्पोर्टेंट थी ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, और सबसे इम्पोर्टेंट था ईटीएस। ठीक है, ईटीएस का ही कनेक्शन यहाँ रसोपरासन केमी ऑस्मोटिक थ्योरी से। तो आप लोग केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को एक बार अच्छे से रीड करना, अच्छे से पढ़ना उसे, तभी आप चीज़ों को सही मायने में सही से समझ सकते हैं। अदरवाइज आप इसे ठीक से नहीं समझ पाओ। तो इसको एक बार रीड करना केमी ऑस्मोटिक को, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी एरिया में पहुंच जाएंगे, और फिर मतलब अगले 2-3 लेक्चर फोटोसिंथेसिस में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी दौरान हम लोग स्टडी करेंगे आपके लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। फिर हम डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें C3 साइकिल होगी, C4 साइकिल होगी, केम साइकिल पर भी हम बात करेंगे। तो इस तरीके से वहाँ पर ये कहीं ना कहीं 3 तरीके से डार्क रिएक्शन होगी, जहाँ ग्लूकोज का फॉर्मेशन की बात होगी। तो ग्लूकोज के फॉर्मेशन को जब हम स्टडी करेंगे तो वहाँ C3, C4 एंड केम साइकिल की बात आई। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। डार्क रिएक्शन में नॉन साइक्लिक के अंदर केमी ऑस्मोटिक को भी हम ऐड करेंगे, और डार्क रिएक्शन में C3, C4 ये जो साइकिल्स हैं वो भी किस तरीके से स्टडी होंगी वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ये एपरेटस की कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको क्लैरिफाई होंगी, समझ में आई होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ओके।